हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ azkaban चैप्टर 5 दम पिशाच। टॉम ने अगली सुबह हैरी को पोपली मुस्कान और एक कप चाय के साथ जगाया। हैरी ने कपड़े पहने। अभी हैरी नाखुश हेडविग को पिंजरे में जाने के लिए मना ही रहा था कि रॉन उसके कमरे में घुस आया। वो अपने सूती स्वेटर में सिर घुसाकर उसे पहनने की कोशिश कर रहा था और चिड़चिड़ा दिख रहा था। उसने कहा, हम जितना जल्दी ट्रेन में पहुंच जाए उतना ही अच्छा है। कम से कम हॉगवर्ट्स में तो पर्सी से दूर रह सकता हूँ। अब वो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड पेनेलोपी क्लियर वाटर की फ़ोटो पर चाय फैला दी। चाय फैलने के कारण उसकी नाक बदसूरत हो गई है, इसलिए पेनेलोपी ने अपना चेहरा फ्रेम के नीचे छिपा लिया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, हैरी ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, लेकिन तभी फ्रेड और जॉर्ज ने बाधा डाल दी, जो पर्सी को दोबारा गुस्सा दिलाने के लिए रॉन को बधाई देना चाहते थे। वो लोग नाश्ता करने के लिए नीचे गए, जहां मिस्टर वीजली त्योरियां चढ़ाकर दैनिक जादूगर का पहला पेज पढ़ रहे थे और मिसेस वीजली हरमाइनी और जिनी को प्रेम के उस काढ़े के बारे में बता रही थी जो उन्होंने किशोरावस्था में बनाया था। वो तीनों बार बार जोर जोर से खीखी किए जा रही थी। क्या कह रहे थे तुम? बैठने के बाद रॉन ने हैरी से पूछा। बाद में बताता हूँ, हैरी ने बुदबुदाया, क्योंकि उसी समय पर्सी अंदर आ गया। स्टेशन के लिए निकलने में हड़बड़ी हुई और हैरी को रॉन या हरमाइनी से बातें करने का मौका नहीं मिला। वो सब अपने संदूक रिश्ती कढ़ाई की सकरी सीढ़ियों से नीचे लाकर दरवाजे के पास रखने में व्यस्त थे। हेडविग और पर्सी का उल्लू हर्मीज अपने अपने पिंजरों के ऊपर बैठे थे। संदूकों के ढेर के पास बेंत की बनी एक छोटी टोकरी थी जो जोर जोर से हिल रही थी। हरमाइनी उस टोकरी के पास जाकर मीठी आवाज में बोली, सब ठीक है क्रुकशैंक्स, एक बार ट्रेन में चले तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, रॉन ने कहा। बेचारे स्कैबर्स का क्या होगा? उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया, जहां का उभार ही बता रहा था कि स्कैबर्स उसके स्वेटर की जेब में था। मिस्टर वीजली बाहर खड़े होकर मंत्रालय की कार में इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने अंदर झांक कर कहा, कार्स आ गई हैं, हैरी आ जाओ। वहां पर दो पुराने जमाने की गहरे हरे रंग की कार्स थी, जिन्हें हरे मखमली सूट पहने रहस्यमय दिखने वाले जादूगर चला रहे थे। मिस्टर वीजली हैरी को पहली कार में ले गए। अंदर चलो हैरी, मिस्टर वीजली ने भीड़ भरी सड़क पर इधर उधर देखते हुए कहा। हैरी कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कुछ ही समय बाद हरमाइनी, रॉन और पर्सी भी आकर वहीं बैठ गए। पर्सी के बैठने के कारण रॉन परेशान लग रहा था। नाइट बस की तुलना में हैरी को किंग्स क्रॉस स्टेशन तक की यात्रा बहुत सामान्य लगी। जादू मंत्रालय की कार्स बिल्कुल साधारण दिखती थी, लेकिन हैरी ने देखा कि वो इतनी कम जगह में से निकल सकती थी जिसमें से वर्नॉन अंकल की कंपनी की नई कार निश्चित रूप से नहीं निकलेगी। वो जब किंग्स क्रॉस पहुंचे तो ट्रेन छूटने में 20 मिनट बाकी थे। मंत्रालय के ड्राइवर उनके लिए ट्रॉली ले आए और उनके संदूक उतार दिए। फिर उन्होंने अपने हैट छूकर मिस्टर वीजली का अभिवादन किया और वापस चल पड़े। हैरी ने देखा कि वो ट्रैफिक लाइट्स के लिए रुकी हुई कार्स के बीच से होते हुए सबसे आगे चले गए। मिस्टर वीजली स्टेशन के अंदर जाते समय पूरे रास्ते हैरी से सट कर चलते रहे। उन्होंने चारों तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा हैं इसलिए दो दो करके बैरियर पार करेंगे। सबसे पहले मैं और हैरी जाएंगे। मिस्टर वीजली हैरी की ट्रॉली को प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच बने बैरियर की तरफ धक्का दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी रुचि इंटरसिटी 125 में है, जो उसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आई थी। हैरी को इशारा करते हुए वो बैरियर की तरफ झुक गए। हैरी भी उनकी जैसे अंदर चला गया। अगले ही पल वो ठोस धातु के बैरियर को पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर पहुंच गए थे। वहां पर हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस तैयार खड़ी थी। उसका भाप का लाल इंजन प्लेटफॉर्म पर धुआं उड़ा रहा था। प्लेटफॉर्म पर जादूगरों और जादूगरनियों की भीड़ लगी थी, जो अपने बच्चों को ट्रेन में बैठाने आए थे। पर्सी और जिनी अचानक हैरी के पीछे से आ गए। वो हाँफ रहे थे। जाहिर है उन्होंने दौड़कर बैरियर पार किया था। वो रही पेनेलोपी, पर्सी ने अपने बाल संवारते हुए कहा। उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। तत्काल जिनी की नजरें हैरी से मिली और वो दोनों हंसी छुपाने के लिए पलटे जब पर्सी लंबे घुंघराले वालों वाली एक लड़की की तरफ भागने लगा। उसने सीना फुला रखा था ताकि वो लड़की वहां पर लगे चमकदार बैज को देख ले। हरमाइनी और वीजली परिवार के बाकी लोग भी जब उनके पास आ गए तो हैरी और मिस्टर वीजली ट्रेन के आखिरी सिरे की ओर जाने के लिए सबसे आगे आगे चलने लगे। बीच के सारे कंपार्टमेंट्स खचाखच भरे हुए थे। उन्हें एक ऐसा डिब्बा दिख गया जो काफ़ी खाली था। उन्होंने उसमें अपने संदूक लादे और हेडविग का पिंजरा और क्रुकशैंक्स की टोकरी रख दी। उसके बाद वो मिस्टर और मिसेस वीजली से विदा लेने के लिए बाहर आ गए। मिसेस वीजली ने पहले अपने सभी बच्चों को गले लगाया, फिर हरमाइनी को और सबसे अंत में हैरी को। जब उन्होंने हैरी को गले लगाया तो वो थोड़ा शर्मा गया, लेकिन सच तो ये था कि उसे बहुत अच्छा लगा था। फिर मिसेस वीजली ने हैरी से कहा, अपना ख्याल रखना, ठीक है हैरी? उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इसके बाद वो अपने बड़े हैंडबैग को खोलते हुए बोली, मैं तुम सबके लिए सैंडविचेस बनाए हैं। ये रहे रॉन। नहीं, इसमें कॉर्न बीफ नहीं है। फ्रेड कहाँ है? ये रहे बेटा, मिस्टर वीजली ने धीमे से कहा। हैरी जरा इधर आओगे? उन्होंने अपना सिर हिलाकर एक खंबे की तरफ इशारा किया। हैरी उनके साथ उस खंबे के पीछे चला गया। बाकी सभी लोग मिसेस वीजली के चारों तरफ खड़े थे। जाने से पहले तुम्हें एक बात बतानी थी, मिस्टर वीजली ने तनाव भरी आवाज में कहा।
आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर वीज़ली, हैरी बोला। मैं पहले से जानता हूँ। तुम जानते हो? तुम कैसे जान सकते हो? मैंने कल रात को आपकी और मिसेस वीज़ली की बातें सुन ली थी। मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे सुने बिना रहा नहीं गया। हैरी ने यह भी जोड़ दिया। सॉरी, तुम्हें सारी बातें बताने के लिए मैंने ये तरीका नहीं चुना होता। मिस्टर वीज़ली ने चिंतित दिखते हुए कहा। नहीं, दरअसल यही सबसे अच्छा तरीका था। जिस तरह से आपने फर्ज से किया, वादा भी नहीं तोड़ा और मैं सच्चाई भी जान गया। हैरी, तुम्हें तो डर लग रहा होगा ना? सच कहे तो नहीं, हैरी ने गंभीरता से कहा। मिस्टर वीज़ली के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बात पर विश्वास ना हो। इसीलिए हैरी ने आगे कहा, ये सच है, मैं हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन सीरियस ब्लैक वोल्डेमॉर्ट से तो ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता ना। वोल्डेमॉर्ट का नाम सुनकर मिस्टर वीज़ली डर से चौंक गए, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। हैरी, मैं जानता था कि तुम मजबूत मिट्टी के बने हो और फर्ज तुम्हें खामखा कमज़ोर समझता है। मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम डरे हुए नहीं हो, लेकिन आर्थर, बच्चों को ट्रेन पर चढ़ाते हुए मिसेस वीज़ली चिल्लाई। आर्थर, क्या कर रहे हो तुम? ट्रेन जाने वाली है। वो आ रहा है मॉली, मिस्टर वीज़ली ने कहा, लेकिन वो फिर से हैरी की तरफ मुड़े और धीरे परंतु जल्दी जल्दी बोले, सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि मैं अच्छे बच्चे की तरह महल में रहूंगा। हैरी ने उदासी से कहा, नहीं, ये नहीं। मिस्टर वीज़ली इस वक्त जितने गंभीर थे उतने पहले कभी नहीं थे। हैरी, तुम कसम खाओ कि तुम ब्लैक को ढूंढने नहीं जाओगे। हैरी घूरता रह गया। क्या? एक जोरदार सीटी बजी। गार्ड ट्रेन के डिब्बों के दरवाजे बंद कर रहे थे। मुझसे वादा करो हैरी। मिस्टर वीज़ली अब और भी जल्दी जल्दी बोल रहे थे। चाहे जो हो जाए। हैरी ने हैरानी से कहा, वो मुझे मारना चाहता है, मैं उसको ढूंढने क्यों जाऊंगा? कसम खाओ कि चाहे कुछ भी हो। आर्थर, जल्दी, मिसेस वीज़ली चिल्लाई। ट्रेन धुआं छोड़ते हुए चलने लगी थी। हैरी अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ भागा। रॉन ने दरवाज़ा खोल दिया और एक तरफ हो गया ताकि हैरी अंदर आ सके। वो खिड़की से बाहर झांकते रहे और मिस्टर और मिसेस वीज़ली की तरफ हाथ हिलाते रहे जब तक कि ट्रेन मोड़ पर मोड़ नहीं गई और वो नज़रों से गायब नहीं हो गया। जब ट्रेन की रफ्तार तेज़ हो गई तो हैरी ने रॉन और हरमाइनी से बोला, मुझे तुम दोनों से अकेले में कुछ बात करनी है। तुम कहीं और जाओगे जिनी? रॉन बोला। हाँ हाँ, कितनी अच्छी बात है ना, जिनी ने चिढ़कर कहा और पैर पटकती हुई चली गई। हैरी, रॉन और हरमाइनी गलियारे में आगे गए और किसी खाली कंपार्टमेंट की तलाश करने लगे। ट्रेन के आखिरी कंपार्टमेंट को छोड़कर बाकी सभी कंपार्टमेंट्स भरे हुए थे। उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति था। खिड़की के पास एक आदमी बैठा था और सो रहा था, कंबल ओढ़कर। हैरी, रॉन और हरमाइनी एक पल के लिए कंपार्टमेंट के दरवाजे पर रुक गए। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पर आमतौर पर विद्यार्थी ही बैठते थे। इसमें उन्होंने खाने की ट्रॉली धकेलने वाली जादूगरनी के सिवाय किसी वयस्क को कभी नहीं देखा था। एचडबी ने जादूगरों का बहुत ही गंदा दुशाला पहना था, जिस पर कई जगह पैबंद लगे थे। वो बीमार और थका हुआ दिख रहा था। हालांकि वो युवा था, लेकिन उसके हल्के भूरे बालों में कुछ सफ़ेद बाल साफ दिख रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, ये कौन हो सकता है? रॉन ने कहा जब वो कंपार्टमेंट में बैठकर उसका दरवाज़ा बंद करने लगा और वो जाकर खिड़की के सबसे दूर की सीटों पर बैठ गए। प्रोफेसर आरजे लुपिन, हरमाइनी ने तत्काल धीमी आवाज़ में कहा। और तुम कैसे जानती हो? सूटकेस पर लिखा है रोनाल्ड, हरमाइनी ने जवाब दिया और उस व्यक्ति के ऊपर रखे सामान की तरफ इशारा किया। वहाँ एक छोटा सा पुराना सूटकेस रखा था जो बहुत सी रस्सियों से बंधा था। उसके एक कोने पर उखड़ते अक्षरों में प्रोफेसर आरजे लुपिन लिखा था। क्या पता ये क्या पढ़ाएंगे? रॉन ने प्रोफेसर लुपिन के पीले चेहरे को देखते हुए कहा। साफ जाहिर है हमारे यहाँ एक ही टीचर की जगह खाली है ना, गुप्त कलाओं से रक्षा। हैरी, रॉन और हरमाइनी पहले से गुप्त कलाओं की रक्षा के 2 टीचर्स से पढ़ चुके थे। दोनों ही 1 साल से ज़्यादा नहीं रुके थे। ऐसी अफवाह थी कि ये पद ही शापित है। मुझे आशा है इनमें तो कुछ योग्यता होगी, रॉन ने संदेह में कहा। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि एक अच्छा मंत्र इनका काम तमाम कर देगा, है ना? खैर, तुम हमें क्या बताने वाले थे? हैरी ने मिस्टर और मिसेस वीज़ली की बहस के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके अलावा उसने उन्हें मिस्टर वीज़ली की चेतावनी के बारे में भी बताया। उसकी बात पूरी होने पर रॉन स्तब्ध था और हरमाइनी ने अपने हाथ मुंह पर रख लिया था। उसने आखिरकार ये कहने के लिए हाथ नीचे किए, सीरियस ब्लैक तुम्हारा पीछे करने भागा है? ओह हैरी, तुम्हें सचमुच बहुत बहुत सावधान रहना होगा। किसी मुश्किल में मत फंसना। मैं मुसीबत में नहीं फंसता, हैरी ने उत्तेजित होकर कहा। आमतौर पर मुसीबत मेरे पीछे आती है। अगर हैरी उस वहशी दरिंदे को ढूंढने जाए जो उसे मारना चाहता है, तो हैरी से बड़ा गधा कौन होगा? रॉन ने कांपते हुए कहा। हैरी को जितनी आशा थी, उनकी प्रतिक्रिया उससे कहीं अधिक बुरी थी। ब्लैक से जितना वो डर रहा था, उससे कहीं ज़्यादा रॉन और हरमाइनी डरने लगे थे। कोई नहीं जानता वो अज़्काबान से भागा कैसे, रॉन ने परेशान होकर कहा। उससे पहले वहाँ से कोई नहीं भाग पाया था। देखने वाली बात यह है कि ब्लैक की सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया था और उस पर बहुत सख्त पहरा था। लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेंगे, है ना? मेरा मतलब है मगलू भी तो उसे ढूंढ रहे हैं। ये कैसी आवाज़ है?
रॉन ने पूछा। कहीं एक हल्की सीटी जैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्होंने कंपार्टमेंट के चारों तरफ देखा। फिर रॉन ने कहा, यह आवाज़ तुम्हारे संदूक में से आ रही है हैरी। रॉन उठकर हैरी के संदूक के पास पहुंचा। एक पल बाद उसने हैरी के दुशालों के बीच से मुखबिर यंत्र को निकाला। यंत्र रॉन के हाथ में तेजी से घूम रहा था और चमक रहा था। क्या ये मुखबिर यंत्र है? हरमाइनी ने कहा और उसे ज़्यादा अच्छी तरह से देखने के लिए खड़ी हो गई। हाँ, पर ध्यान रखना सस्ता वाला है। जब मैं हैरी के पास भिजवाने के लिए इसे एरल के पैर में बांध रहा था तो ये चकरघिन्नी बन गया। क्या तुम उस समय कोई गलत काम कर रहे थे? हरमाइनी ने समझदारी से पूछा। नहीं तो, शायद मुझे एरल का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। तो तुम तो जानती हो लंबी यात्रा उसके बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हैरी का तोहफा उस तक और कैसे पहुंचाता? जब मुखबिर यंत्र ज्यादा तेजी से सीटी बजाने लगा तो हैरी ने सलाह दी, इसे फिर संदूक में रख दो, इसकी आवाज सुनकर वो जाग जाएंगे। उसने लुपिन की तरफ इशारा किया। रॉन ने मुखबिर यंत्र को वर्नॉन अंकल के पुराने गंदे मोजों में ठूस दिया, जिसकी वजह से आवाज धीमी हो गई। फिर रॉन ने संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। हम हॉग्समीड में इसकी जांच करवा लेंगे, रॉन ने दोबारा बैठते हुए कहा। फ्रेड और जॉर्ज ने मुझे बताया वहाँ डरवेस एंड बेंजिन्स में जादुई उपकरण मिलते हैं। हॉग्समीड के बारे में तुम कितना जानते हो? हरमाइनी ने उत्सुकता से कहा। मैंने पढ़ा है, ब्रिटेन में एक ही गांव है जिसमें कोई मगलू नहीं रहता। हाँ, सही तो है, रॉन ने सामान्य लहजे में कहा। लेकिन मैं इस वजह से वहाँ नहीं जाना चाहता। मुझे हनीड्यूक्स जाना है। वो क्या है? हरमाइनी ने पूछा। मिठाई की दुकान, रॉन ने कहा और उसके चेहरे पर सपनीला भाव तैर गया। वहाँ हर चीज़ मिलती है, चटपटे शैतान जिन्हें खाने के बाद मुंह से धुआं निकलता है, और बहुत मोटी चोको बॉल्स जिनके अंदर स्ट्रॉबेरी और क्रीम के टुकड़े होते हैं, और शक्कर की बहुत बढ़िया कलमें जिन्हें आप क्लास में बैठकर मुंह में रखकर चूस सकते हैं। कोई देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि लिखने के लिए कुछ सोच रहे हैं। हॉग्समीड तो बड़ी दिलचस्प जगह है ना? हरमाइनी ने उत्सुकता से कहा। जादूगरी के ऐतिहासिक स्थल में लिखा है कि ये सराय 1612 के पिशाच विद्रोह का मुख्यालय थी, और चीखती हवेली को ब्रिटेन की सबसे ज्यादा शापित इमारत माना जाता है। और बड़ी शरबत बॉल्स जिन्हें चूसते समय आप जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ जाते हैं, रॉन बोला। इस स्पष्ट था कि वो अपने ही ख्यालों में खोया था और हरमाइनी की कोई बात नहीं सुन रहा था। हरमाइनी ने घूमकर हैरी को देखा। स्कूल से निकलकर हॉग्समीड में घूमना कितना अच्छा लगेगा ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है, हैरी ने कहा। जब तुम घूम लो तो आकर मुझे बता देना। क्या मतलब है तुम्हारा? रॉन ने पूछा। मैं नहीं जा सकता। डर्सलीज ने मेरे परमिशन लेटर पर साइन नहीं किए और फज ने भी करने से मना कर दिया। रॉन दहशत में दिखने लगा। तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं मिली? लेकिन कोई बात नहीं, मैगोनेगल या और कोई परमिशन दे देगा। हैरी ने खोखली हंसी निकाली। प्रोफेसर मैगोनेगल गरुड़द्वार की प्रमुख थी और बहुत सख्त थी। यहाँ हम फ्रेड और जॉर्ज की मदद ले सकते हैं, उन्हें महल से बाहर निकलने का हर खुफिया रास्ता बताएं। रॉन, मुझे लगता है जब तक ब्रैग खुला घूम रहा है तब तक हैरी को स्कूल से बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है जब मैं मैगोनेगल से परमिशन मांगूंगा तो वो भी यही कहेंगी। रॉन उत्साह भरी आवाज में हरमाइनी से बोला। लेकिन अगर हम उसके साथ रहेंगे तो ब्लैक की हिम्मत नहीं होगी। और रॉन, बकवास मत करो। ब्लैक भीड़ भरी सड़क पर कई लोगों को एक साथ मार चुका है। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि हमारे साथ होने के कारण वो हैरी पर हमला नहीं करेगा? ये बोलते समय वो क्रुकशैंक्स की टोकरी की रस्सी खोल रही थी। उसे तुम बाहर मत निकालना, रॉन बोला, लेकिन तब तक देर हो गई थी। क्रुकशैंक्स टोकरी से बाहर कूद गया। उसने अंगड़ाई ली, फिर जम्हाई ली और इसके बाद रॉन के घुटनों पर छलांग मार दी। रॉन की जेब कांपने लगी। रॉन ने गुस्से में क्रुकशैंक्स को दूर हटा दिया। दूर रहो तुम, हरमाइनी गुस्से में बोली। रॉन, ऐसा मत करो। रॉन जवाब देने वाला था, लेकिन तभी प्रोफेसर लुपिन हिले। उन लोगों ने डरकर उनकी तरफ देखा, लेकिन उन्होंने सिर्फ सिर घुमाकर दूसरी तरफ किया, जिससे उनका मुंह थोड़ा खुल गया और वो सोते ही रहे। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस लगातार उत्तर में चली जा रही थी। बाहर अब जंगल था। आसमान में घने बादल होने के कारण अंधेरा घिरने लगा था। विद्यार्थी उनके कंपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर से आ जा रहे थे। क्रुकशैंक्स एक खाली सीट पर बैठ गया। बहरहाल उसका चेहरा अब भी रॉन की तरफ था और उसकी पीली आंखें रॉन की ऊपर की जेब पर। 1 बजे मोटी जादूगरनी खाने की ट्रॉली लेकर कंपार्टमेंट के दरवाजे पर आ गई। क्या तुम्हें लगता है हमें उन्हें जगह देना चाहिए? रॉन ने प्रोफेसर लुपिन की तरफ अजीब तरह से देखते हुए कहा। ऐसा लगता है उन्हें खाना चाहिए होगा। हरमाइनी सावधानी से प्रोफेसर लुपिन की तरफ बढ़ी। प्रोफेसर, उसने कहा। माफ कीजिए प्रोफेसर, वो जरा भी हिले नहीं। चिंता मत करो बच्चों, जादूगरनी ने हैरी को बहुत से कढ़ाई केक देते हुए कहा। अगर जागने पर उन्हें भूख लगे तो मैं सबसे आगे वाले डिब्बे पे बैठी हूँ। मुझे लगता है कि वो सो रहे हैं, रॉन ने धीमे से कहा। जब जादूगरनी ने कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया। मेरा मतलब है ये सो ही रहे ना, मर तो नहीं गए? नहीं, सांस तो चल ही रही है, हरमाइनी ने कहा। फिर उसने वो कढ़ाई केक ले लिया जो हैरी उसकी तरफ बढ़ा रहा था।
प्रोफेसर लुपिन का साथ भले ही आनंददायक ना हो, लेकिन कंपार्टमेंट में उनका होना फायदेमंद था। दोपहर ढलने के बाद जैसे ही बारिश होने लगी और बाहर की पहाड़ियां धुंधली दिखने लगी, उन्हें गलियारे में एक बार फिर कदमों की आवाज़ आई। दरवाजे पर उनके सबसे कम प्रिय 3 लोग खड़े थे, ड्रेको मैल्फॉय और उसके 2 चमचे, विंसेंट क्रैब और ग्रेगरी गोयल। ड्रेको मैल्फॉय और हैरी में तभी से दुश्मनी थी जब वो हॉगवर्ट्स की अपनी पहली ट्रेन यात्रा के दौरान उससे मिला था। मैल्फॉय नागशक्ति में था। उसका चेहरा पीला, नुकीला और व्यंग से भरा था। वो नागशक्ति की क्विडिच टीम का खोजी था, जबकि हैरी गरुड़द्वार का। क्रैब और गोयल का जन्म तो जैसे मैल्फॉय का कहना मानने के लिए ही हुआ था। दोनों मोटे और ताकतवर थे। दोनों में क्रैब थोड़ा ज़्यादा लंबा था। उसके बाल कटोरा छाप शैली में कटे थे और उसका गला मोटा सा था। गोयल के बाल छोटे और कड़क थे और उसके हाथ गोरिल्ला जैसे लंबे थे। मैल्फॉय ने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हुए अपने परिचित धीमे अंदाज में कहा, देखो तो सही कौन है, पॉटी और वीजल। क्रैब और गोयल दैत्यों की तरह हंसने लगे। मैंने सुना है तुम्हारे बाप को आखिरकार गर्मियों में कुछ पैसे मिल गए थे वीजली, मैल्फॉय ने कहा। कहीं तुम्हारी माँ सदमे से मर तो नहीं गई इतने सारे पैसे देखकर? रॉन इतना जल्दी खड़ा हुआ कि उसने क्रुकशैंक्स की टोकरी फर्श पर गिरा दी। प्रोफेसर लुपिन ने खर्राटा लिया। वो कौन है? लुपिन को देखते मैल्फॉय का कदम पीछे हट गया। नहीं टीचर है, जो हैरी ने कहा, जो इसलिए खड़ा हो गया था कि शायद उसे रॉन को रोकने की जरूरत पड़े। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे मैल्फॉय? मैल्फॉय की पीली आंखें सिकुड़ गई। वो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि किसी टीचर की नाक के नीचे लड़ाई शुरू करे। चलो, उसने क्रैब और गोयल से कहा और वो गायब हो गए। हैरी और रॉन दोबारा बैठ गए। रॉन हाथ मलने लगा। मैं इस साल मैल्फॉय की बकवास सहन नहीं करूंगा, रॉन ने गुस्से से कहा। मैं सचमुच सहन नहीं करूंगा। अब अगर उसने मेरे परिवार के बारे में एक गलत बात कही तो मैं उसके सिर को पकड़ूंगा। और उसने हवा में कोई हिंसक मुद्रा बनाई। रॉन, हरमाइनी ने फुसफुसाकर प्रोफेसर लुपिन की तरफ इशारा किया। सावधान। लेकिन प्रोफेसर लुपिन अब भी गहरी नींद में थे। जब ट्रेन उत्तर दिशा में आगे की ओर बढ़ी तो बारिश तेज हो गई। खिड़कियां अब बहुत भूरे रंग की हो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि ट्रेन के गलियारों में ऊपर का सामान रखने वाली जगह के पास लालटेन जलने लगी। ट्रेन हिल रही थी, बारिश शोर मचा रही थी, हवा गरज रही थी, लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर लुपिन सोते रहे। हम अब पहुंचने ही वाले होंगे, रॉन ने झुककर प्रोफेसर लुपिन के पास वाली अंधेरे में डूबी खिड़की को देखकर कहा। अब ये शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि ट्रेन धीमी होने लगी। बहुत बढ़िया, रॉन ने उठते हुए और प्रोफेसर लुपिन के पास से गुजरते हुए कहा। बाहर दिखने की कोशिश करते हुए वो बोला, मुझे भूख लगी और दावत का इंतजार है। हम इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते, हरमाइनी ने घड़ी देखते हुए कहा। तो ट्रेन रुक क्यों रही है? ट्रेन और धीमी होती रही। इंजन की आवाज़ धीमी होने लगी। खिड़की पर बारिश और हवा के थपेड़ों की आवाज़ तेज हो गई। हैरी दरवाजे के सबसे करीब बैठा। वो गलियारे में देखने के लिए उठकर खड़ा हुआ। पूरे डिब्बे के उत्सुक बच्चों के सिर कंपार्टमेंट्स में से बाहर ही झांक रहे थे। ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई और दूर से आती धम और भट्ट की आवाज़ों ने उन्हें बताया कि कई कंपार्टमेंट्स में ऊपर रखा सामान गिर गया था। फिर बिना किसी चेतावनी के सभी बत्तियां बंद हो गई और घुप अंधेरा हो गया। क्या हो रहा है? हैरी को पीछे से रॉन की आवाज आई। आउच! हरमाइनी ने बोला। रॉन, तुम मेरे पैर पर चढ़ गए हो। हैरी ने दोबारा अपनी सीट तक पहुंचने का रास्ता खोजा। कहीं ट्रेन खराब तो नहीं हो गई? क्या पता, चूं चूं जैसी आवाज आई। हैरी को रॉन की काली आकृति दिखी। वो खिड़की को साफ करके बाहर देख रहा था। रॉन बोला, बाहर कुछ हिल रहा है, मुझे लगता है ट्रेन में कोई चढ़ रहा है। तभी उनके कंपार्टमेंट का दरवाजा अचानक खुला और कोई हैरी के पैरों को कुचलता हुआ गिर गया। माफ करना, क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? आउट, सॉरी। हेलो नेविल, हैरी ने अंधेरे में टटोला और नेविल का चोगा पकड़कर उसे उठा लिया। हैरी, तुम हो क्या? क्या हो रहा है? क्या पता, तुम बैठो। एक तेज म्याऊं और दर्द भरी चीख सुनाई दी। नेविल ने क्रुकशैंक्स पर बैठने की कोशिश की थी। मैं ड्राइवर से पूछ कर आती हूँ कि क्या हुआ, हरमाइनी की आवाज़ आई। वह हैरी के पास से गुजरी। एक बार फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ठीक उसी समय धड़ाम की आवाज़ के साथ 2 लोगों की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। कौन है? कौन है? जिनी? हरमाइनी, तुम क्या कर रही हो? मैं तो रॉन को ढूंढ रही थी। अंदर आकर बैठ जाओ। नहीं, यहाँ नहीं, हैरी ने जल्दी से कहा। यहाँ मैं बैठा हूँ। आउच, नेविल बोला। शांत हो जाओ, एक भर्राई हुई आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर लुपिन आखिरकार जाग गए थे। हैरी को उनकी दिशा से हलचल सुनाई दी। किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर कड़ाक की आवाज़ आई और कंपार्टमेंट में रोशनी हो गई। प्रोफेसर लुपिन की हथेली में आग की लपटें थरथरा रही थी। लपटों में उनका थका हुआ भूरा चेहरा चमकने लगा, लेकिन उनकी आंखें सतर्क और सावधान थी। जहाँ हो वहीं पर रहो, उन्होंने उसी भर्राई आवाज़ में कहा। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हुए और अपनी हथेली की लपटों को अपने सामने रखकर चलने लगे। लेकिन लुपिन दरवाजे तक पहुंच पाते इससे पहले ही दरवाज़ा खुल गया।
दरवाजे पर लुपिन के हाथ की थरथराती लपटों में चोगा पहने हुए एक आकृति दिखी, जो इतनी लंबी थी कि उसका सिर ट्रेन की छत को छू रहा था। उसका पूरा चेहरा नकाब के पीछे था। हैरी की आंखें उसके शरीर पर नीचे की तरफ गई और उसने जो देखा उसे कपकपी छूट गई। चोगे से एक चमकता हुआ गंदा और पपड़ीदार पतला सा हाथ बाहर लटक रहा था, जैसे कोई मुर्दा हाथ पानी में गल गया हो। वो हाथ उसे सिर्फ एक पल के लिए ही नजर आया, फिर हाथ अचानक काले चोगे की तह में छिप गया, जैसे चोगे के नीचे वाले प्राणी ने हैरी की नज़रों को महसूस कर लिया हो। और फिर नकाब के नीचे वाले प्राणी ने एक लंबी धीमी खरखराती सांस खींची। ऐसा लग रहा था जैसे हवा के अलावा और भी कुछ खींच रहा हो। अचानक उन सभी को ठंड लगने लगी। हैरी को लगा कि उसकी सांस सीने में अटक गई है। ठंड उसकी चमड़ी के नीचे तक चली गई, या उसके सीने के नीचे, उसके दिल के अंदर तक चली गई। हैरी की आंखें ऊपर को चढ़ गईं। वो देख नहीं पा रहा था। वो ठंड के सैलाब में डूब रहा था। उसकी कानों की ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे पानी लहरा रहा हो। उसे लगा कि जैसे कोई नीचे की तरफ उसे खींच रहा है। लहराते पानी का शोर ज़्यादा तेज़ होता जा रहा था, और फिर कहीं दूर से उसे चीखने की आवाज़ आई। किसी औरत की भयानक दर्द भरी, दहशत भरी, गिड़गिड़ाती हुई तेज़ चीखें। वो चीखने वाली औरत की मदद करना चाहता था। उसने हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। उसके अंदर मोटा सफ़ेद कोहरा घुमड़ रहा था। हैरी, हैरी तुम ठीक हो? कोई उसका चेहरा थपथपा रहा था। क्या? हैरी ने अपनी आंखें खोली। उसके ऊपर लालटेनें थी और फर्श हिल रहा था। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस दोबारा चलने लगी थी और बत्तियां फिर जल गई थी। ऐसा लगता था कि वो अपनी सीट से फिसलकर फर्श पर गिर गया था। रॉन और हरमाइनी घुटने के बल उसके पास बैठे थे। उनके ऊपर हैरी को नेविल और प्रोफेसर लुपिन दिखाई दे रहे थे, जो उसे देख रहे थे। जब उसने अपने चश्मे को ठीक करने के लिए हाथ उठाया तो जी मचलाने लगा। उसे अपने चेहरे पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। रॉन और हरमाइनी ने उसे उसकी सीट पर दोबारा बैठा दिया। तुम ठीक हो ना? रॉन ने घबरा कर पूछा। हाँ हाँ, हैरी ने कहा और तत्काल दरवाजे को देखा। नकाब वाला प्राणी गायब हो गया था। क्या हुआ था? वो चीज़ कहाँ है? चीखा कौन था? कोई चीखा नहीं था, रॉन ने और भी ज़्यादा घबरा कर कहा। हैरी ने रोशनी भरे कंपार्टमेंट के चारों तरफ देखा। जिनी और नेविल उसे ही देख रहे थे और दोनों पीले पड़ गए थे। लेकिन मुझे चीखें सुनाई दी थी। एक जोरदार कड़ाक की आवाज़ सुनकर वो सब उछल पड़े। प्रोफेसर लुपिन चॉकलेट का एक बड़ा बार को छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे थे। उन्होंने हैरी को एक बड़ा टुकड़ा देते हुए कहा, ये लो, खा लो इसे, चॉकलेट है, अच्छा लगेगा। हैरी ने चॉकलेट ले ली, लेकिन खाई नहीं। वो क्या था? उसने लुपिन से पूछा। दम पिशाच, लुपिन ने कहा, जो सबको चॉकलेट बांट रहे थे। अज़्काबान के दम पिशाचों में से एक। सब लोग उन्हें घूरने लगे। प्रोफेसर लुपिन ने चॉकलेट के खाली पैकेट को मुट्ठी में दबाकर मरोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने कहा, खा लो, अच्छा लगेगा। मुझे ड्राइवर से कुछ बात करना है, माफ़ करना। वो हैरी के पास से गुजरते हुए गलियारे में गायब हो गए। हैरी, तुम्हें यकीन है तुम ठीक हो? हरमाइनी ने हैरी को चिंता से देखकर पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ था? हैरी ने अपने चेहरे से एक बार फिर पसीना पोंछते हुए कहा। देखो, वो चीज़, दम पिशाच वहाँ खड़ा था और चारों ओर देख रहा था। मेरा मतलब, मैंने सोचा हो कि उसने ऐसा किया क्योंकि मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, और तुम मुझे तो लगा तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया है, रॉन ने कहा, जो अब भी डरा हुआ था। तुम अकड़ गए, सीट से गिर गए और छटपटाने लगे, हरमाइनी बोली। इसके बाद प्रोफेसर लुपिन तुम्हें लांग कर दम पिशाच की तरफ बढ़े और उन्होंने अपनी छड़ी निकाल कर कहा, हम में से किसी ने भी अपने चौके में सीरियस ब्लैक को नहीं छिपा रखा, चले जाओ यहाँ से। लेकिन दम पिशाच नहीं गया। इसके बाद लुपिन ने कोई मंत्र बोला और उनकी छड़ी से कोई सफ़ेद चीज़ निकलकर दम पिशाच की तरफ बढ़ी। वो तत्काल पलटा और एक तरह से उड़ गया। ये बहुत भयानक था, नेविल ने सामान्य से तेज आवाज़ में कहा। जब वो अंदर आया तो कितनी ठंड हो गई थी ना। मुझे तो बहुत अजीब लगा था, रॉन अपने कंधे उचकाते हुए परेशान आवाज़ में बोला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो पाऊंगा। जिनी एक कोने में दुबकी थी। उसकी हालत भी हैरी जितनी ही बुरी थी। वो रो रही थी। हरमाइनी ने उसके पास जाकर उस पर सांत्वना भरा हाथ रखा। लेकिन तुम में से कोई भी अपनी सीट से नहीं गिरा ना? हैरी ने अजीब अंदाज में पूछा। नहीं, रॉन ने हैरी को चिंता से देखते हुए कहा। जिनी बस पागलों की तरह कांप रही थी। हैरी को बात समझ नहीं आई। उसे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। वो कांप रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो लंबे बुखार के बाद ठीक हो रहा हो। उसे शर्म भी आ रही थी। जब किसी और की हालत इतनी ख़राब हुई तो वो बेहोश क्यों हो गया? प्रोफेसर लुपिन वापस आ गए। अंदर घुसते समय वो ठहरे। उन्होंने चारों तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुरा कर बोले, मैंने उस चॉकलेट में जहर नहीं मिलाया है। हैरी ने चॉकलेट का एक टुकड़ा चबाया और उसे हैरानी हुई जब उसकी उंगलियों और पैरों में अचानक गर्मी की लहर दौड़ने पड़ी। हम 10 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंच जाएंगे। तुम ठीक हो ना हैरी? हैरी ने यह नहीं पूछा कि प्रोफेसर लुपिन उसका नाम कैसे जानते हैं। मैं ठीक हूँ,
बाकी बची यात्रा में ज़्यादा बातें नहीं हुई। अंत में ट्रेन हॉग्समीड स्टेशन पर रुकी और सभी बाहर निकलने की जल्दी करने लगे। उल्लू बोलने लगे, बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करने लगी और नेविल का पालतू मेंढक उसके हैट के नीचे से टकराने लगा। छोटे से प्लेटफॉर्म पर बर्फीला मौसम था, बारिश बर्फ की तरह ठंडी थी। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी इस तरफ से आए हैं, एक परिचित आवाज सुनाई दी। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने मुड़कर प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर हैग्रिड की विशाल आकृति देखी। वो आतंकित दिख रहे नए विद्यार्थियों को इशारे से बुला रहा था ताकि वो नाव में बैठकर झील के पार जाए, जैसी परंपरा थी। नाव में जाना हॉगवर्ट्स के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की परंपरागत यात्रा थी। तुम तीनों ठीक तो? हैग्रिड विद्यार्थियों के भीड़ के ऊपर से चिल्लाया। उन्होंने उसकी तरफ हाथ हिलाया, लेकिन उन्हें कुछ बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनके चारों तरफ के लोगों की भीड़ उन्हें प्लेटफॉर्म से बाहर की तरफ धकेल रही थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी स्कूल के बाकी लोगों के पीछे पीछे कीचड़ भरे कच्चे रास्ते पर आ गए, जहाँ कम से कम 100 बग्गियां बचे हुए विद्यार्थियों का इंतजार कर रही थी। हैरी का ऐसा अनुमान भी था कि हर बग्गी को एक अदृश्य घोड़ा खींच रहा है, क्योंकि जब वो एक बग्गी के अंदर चढ़े और दरवाज़ा बंद किया तो वो अपने आप चलने लगी। बग्गी के अंदर मिट्टी और घास की हल्की गंध थी। चॉकलेट खाकर हैरी को अच्छा लगने लगा था, लेकिन अब भी उसे कमजोरी थी। रॉन और हरमाइनी उसकी तरफ कनखियों से देख रहे थे, मानो उन्हें अब भी डर हो कि वो दोबारा गिर जाएगा। गाड़ी लोहे के भव्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, जिसके पास पत्थर के स्तंभ थे। इन स्तंभों के ऊपर पंख वाले सुअरों की आकृतियां थीं। दरवाजे के पास पहुंचकर हैरी को नकाब पहने 2 लंबे तंपिशाच दिखे, जो दरवाजे के दोनों तरफ पहरा दे रहे थे। उसे एक बार फिर ठंड लगने लगी और उसका जी मचलाने लगा। फिर वो अपनी सीट पर पीछे टिक गया और अपनी आंखें तब तक बंद रखी जब तक कि उनकी बग्गी दरवाजे के पार नहीं पहुंच गई। महल तक की लंबी चढ़ाई चढ़ने के लिए बग्गी ने रफ्तार पकड़ ली। हरमाइनी खिड़की से बाहर देख रही थी और बहुत से कंगूरों और मीनारों को पास आते देख रही थी। आखिरकार गाड़ी रुक गई और हरमाइनी और रॉन बाहर उतर गए। जैसे ही हैरी ने नीचे कदम रखा, उसके कानों में एक धीमी और खुशी भरी आवाज आई। तुम बेहोश हो गए थे पॉटर? क्या लॉन्ग बॉटम सही कह रहा है? तुम सचमुच बेहोश हो गए थे? माल्फॉय हरमाइनी को कोहनी से धकेलकर हैरी के ठीक सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया ताकि वो उसे महल में ले जाने वाली पत्थर की सीढ़ियों पर न चढ़ने दे। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था और उसकी पीली आंखों में शैतानी चमक थी। हट जा माल्फॉय, रॉन अपना जबड़ा भींच कर बोला। क्या तुम भी बेहोश हो गए थे वीजली? माल्फॉय ने जोर से कहा। क्या उस तंपिशाच ने तुम्हें भी डरा दिया? कोई समस्या है क्या? एक धीमी आवाज आई। प्रोफेसर लुपिन अगली बग्गी से बाहर आ रहे थे। माल्फॉय ने प्रोफेसर लुपिन को हिकारत से देखा। वो उनके दुशालों के पैबंद और उस सूटकेस की खस्ता हालत को गौर से देख रहा था। उसकी आवाज में ताने की झलक थी जब उसने कहा, अरे नहीं प्रोफेसर। फिर वो क्रैब और गॉयल की तरफ देखकर हंसा और आगे आगे महल की सीढ़ियां चढ़ गया। हरमाइनी ने रॉन को पीछे से धक्का दे दिया ताकि वो जल्दी चले। वो तीनों भी सीढ़ियों पर जाने वाली भीड़ में शामिल हो गए। बलूत के विशाल दरवाजे से होते हुए वो गुफा जैसे प्रवेश हॉल में पहुंचे, जहाँ मशालें जल रही थी और ऊपर की मंजिलों तक जाने वाली संगमरमर की सुंदर सीढ़ियाँ थी। बड़े हॉल का दरवाजा दाईं तरफ था। हैरी भीड़ के साथ इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अभी तक उसने जादुई छत को देखा ही था, जो आज रात को काली और बादल भरी थी। तभी एक आवाज आई, पॉटर, ग्रेंजर, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। हैरी और हरमाइनी हैरानी से घूमे। रूपांतरण की टीचर और गरुड़द्वार की प्रमुख प्रोफेसर मैकगोनागल भीड़ के सिरों के ऊपर से उन्हें बुला रही थी। वो सख्त दिखती थी और अपने बालों को कसकर जूड़े में बांधती थी। उनकी पैरी आंखों पर चौकोर चश्मा था। हैरी आशंकित होकर उनके पास पहुंचा। प्रोफेसर मैकगोनागल में उसे ये महसूस कराने की कला थी जैसे उसने पक्का कुछ गलत किया है। इतना चिंतित दिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे सिर्फ ऑफिस में बात करना चाहती हूँ, उन्होंने दोनों से कहा। वीजली, तुम आगे जा सकते हो। जब प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी और हरमाइनी को भीड़ से दूर ले गई तो रॉन उन्हें घूरता रहा। वो दोनों प्रोफेसर मैकगोनागल के साथ प्रवेश हॉल के पास गए, संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़े और गलियारों में चलने लगे। फिर वो ऑफिस में पहुंच गए। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें धधकती आग जल रही थी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने हैरी और हरमाइनी को बैठने का इशारा किया। वो खुद अपनी डेस्क के पीछे जाकर बैठ गई और अचानक बोली, प्रोफेसर लुपिन ने उल्लू से खबर भिजवा दी थी कि तुम ट्रेन में बीमार पड़ गए थे पॉटर। हैरी जवाब दे पाए इससे पहले हल्की सी दरवाजे पर दस्तक हुई और मेट्रन मैडम पॉम्फ्री तेजी से अंदर आई। हैरी को महसूस हुआ जैसे उसका चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ रहा है। इतना ही काफी था कि वो बेहोश हो गया है। सब लोगों को इस बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत क्या थी? मैं ठीक हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम हो? मैडम पॉम्फ्री ने उसकी बात अनसुना कर कहा और गौर से देखने के लिए झुकी। तुम फिर कोई खतरनाक काम कर रहे थे ना? तंपिशाच था पॉपी, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। उन्होंने रहस्यमय अंदाज में एक दूसरे को देखा। तंपिशाचों को स्कूल के आसपास रखना?
मैडम पॉम्फ्री असंतुष्ट स्वर में बोली। हैरी के बालों को पीछे धकाया और उसका माथा छूकर देखा। बेहोश होने वाला ये आखिरी बच्चा नहीं होगा। हाँ, ये तो चिपचिपा है। दम पिशाच भयानक होते हैं, उन लोगों पर तो उनका और भी ज्यादा बुरा असर होता है जो पहले से नाजुक। मैं नाजुक नहीं हूँ, हैरी ने कहा। जाहिर है बेटा तुम नहीं हो, मैडम पॉम्फ्री ने उधेड़ मन में कहा। वो उसकी नब्ज देख रही थी। किस चीज की जरूरत है इसे? प्रोफेसर मैगोनेगल ने पूछा। अस्पताल में आराम की, शायद उसे आज रात को अस्पताल विंग में भर्ती कर देना चाहिए। मैं ठीक हूँ, हैरी ने उछल कर कहा। उसे ये सोचकर बहुत यातना हो रही थी कि अगर वो अस्पताल में भर्ती हो गया तो ड्रेको क्या करेगा। कम से कम उसे थोड़ी सी चॉकलेट खा लेनी चाहिए, मैडम पॉम्फ्री ने कहा, जो अब हैरी की आंखों में झांक रही थी। मैंने पहले खा ली है, प्रोफेसर लुपिन ने मुझे चॉकलेट दी थी, उन्होंने हम सबको चॉकलेट दी थी। अच्छा, मैडम पॉम्फ्री ने प्रशंसक भाव से कहा। तो आखिरकार हमें गुप्त कलाओं से रक्षा का ऐसा टीचर मिल गया है जो काम जानता है, प्रोफेसर मैगोनेगल ने सख्ती से पूछा। तुम्हें यकीन है ना तुम ठीक हो पॉटर? हाँ मैं ठीक हूँ, हैरी ने कहा। बहुत अच्छा, अब बाहर जाकर थोड़ी देर इंतजार करो, मुझे मिस ग्रेंजर से उनके टाइम टेबल के बारे में बातचीत करनी है, फिर साथ साथ दावत में नीचे चलेंगे। हैरी मैडम पॉम्फ्री के साथ गलियारे में गया, जो बड़बड़ाती हुई अस्पताल की तरफ चल दी। उसे सिर्फ कुछ ही मिनट इंतजार करना पड़ा। फिर हरमाइनी बहुत खुश होकर बाहर निकली और उसके पीछे प्रोफेसर मैगोनेगल भी थी। वो तीनों संगमरमर की सीढ़ी से नीचे उतरकर बड़े हॉल में पहुंच गए। नुकीली काली टोपियों का समुद्र था। चारों लंबी हाउस टेबल्स के पास विद्यार्थी लाइन बनाकर खड़े थे। उनके चेहरे हजारों मोमबत्तियों की रोशनी में चमक रहे थे, जो टेबल्स के ऊपर हवा में तैर रही थी। सफ़ेद बालों वाले नाट्य प्रोफेसर फ्लिटविक एक पुरानी टोपी और 3 पैरों वाले स्टूल को हॉगवर्ट्स के ग्रेट हॉल से बाहर ले जा रहे थे। ओह, हरमाइनी ने कहा, हमने सॉर्टिंग सेरेमनी मिस कर दी। हॉगवर्ट्स में आने वाले नए विद्यार्थियों को बोलती टोपी पहननी पड़ती थी, जो तय करती थी कि उन्हें किस हाउस में भेजा जाना चाहिए, गरुड़द्वार, चीलघात, मेहनतकश या नागशक्ति। प्रोफेसर मैगोनेगल स्टाफ टेबल पर अपनी खाली सीट की तरफ चल दी। हैरी और हरमाइनी दूसरी दिशा में गरुड़द्वार की टेबल की तरफ देख रहे और वहीं की तरफ चुपचाप चल दिया। जब वो हॉल के पीछे से उस तरफ जा रहे थे तो विद्यार्थियों ने उन्हें देखा और कुछ ने तो हैरी की तरफ इशारा भी किया। वो सोचने लगा, क्या दम्पिशाच के सामने बेहोश होने की बात इतना तेजी से फैल गई है। हैरी और हरमाइनी रॉन के यहाँ वहाँ बैठ गए, जिसने उनके लिए जगह रोक रखी थी। क्यों बुलाया था तुम्हें? उसने हैरी से पूछा। हैरी ने फुसफुसाकर बताने की कोशिश की, लेकिन तभी हेडमास्टर बोलने को खड़े हो गए, इसलिए वो रुक गया। हालांकि प्रोफेसर डम्बलडोर बहुत बूढ़े थे, लेकिन उन्हें देखकर हमेशा असीम शक्ति का आभास होता था। उनके कई फुट लंबे चांदी जैसे बाल और दाढ़ी थी। वो आधे चांद के आकार का चश्मा लगाते थे और उनकी नाक मुड़ी हुई थी। उन्हें लोग इस युग का सबसे महान जादूगर मानते थे, लेकिन हैरी इस वजह से उनकी इज्जत नहीं करता था। उसे एल्बस डम्बलडोर पर विश्वास था, और जैसे हैरी ने डम्बलडोर को विद्यार्थियों की तरफ खुशी से मुस्कुराते देखा तो दम्पिशाच से मुठभेड़ के बाद उसे पहली बार शांति महसूस हुई। स्वागत है, डम्बलडोर ने कहा, और मोमबत्तियों की रोशनी में उनकी दाढ़ी चमक रही थी। हॉगवर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मुझे आपसे कुछ बातें कहनी है, और चूंकि उनमें से एक बहुत गंभीर है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इससे पहले मैं बता दूँ, इससे पहले कि आप दावत खाने के बाद सुस्त हो जाए। डम्बलडोर ने गला साफ किया और कहा, जैसा आप सब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की तलाशी के बाद जानते होंगे, अज़्काबान के दम्पिशाच इस वक्त हमारे स्कूल की पहरेदारी कर रहे हैं। जादू मंत्रालय ने उन्हें यहाँ तैनात किया है। वो ठहरे और हैरी को मिस्टर वीजली की बात याद आ गई कि डम्बलडोर इस बात से खुश नहीं है कि दम्पिशाच स्कूल की पहरेदारी कर रहे हैं। दम्पिशाच स्कूल के हर द्वार पर तैनात है, डम्बलडोर ने आगे कहा, और जब तक वो यहाँ है तब तक कोई भी बिना इजाज़त के स्कूल न छोड़े। दम्पिशाचों को चालाकी से या छिपकर या अदृश्य चोगा पहनकर मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, उन्होंने आगे कहा, जिसे सुनकर हैरी और रॉन एक दूसरे को देखने लगे। मैं आपको बता दूं कि दया करना या माफ करना दम्पिशाचों की आदत नहीं होती, इसलिए आप सबको चेतावनी है कि आप उन्हें ऐसा कोई मौका ना दें कि वो आपका नुकसान कर सके। मैं प्रीफेक्ट्स और हमारे नए हेड बॉय और हेड गर्ल से उम्मीद करता हूं कि वो किसी भी विद्यार्थी को दम्पिशाच के रास्ते में नहीं आने देंगे। टीचर के सामने हैरी की सीट से कुछ दूर बैठे पर्सी ने फिर सीना फुलाकर गर्व से चारों तरफ देखा। डम्बलडोर ठहरे, वो बहुत गंभीरता से हॉल में चारों तरफ देख रहे थे। इस दौरान ना कोई हिला, ना किसी ने आवाज़ की। अब अच्छी खबर सुनाता हूँ, उन्होंने आगे कहा। इस साल 2 नए टीचर्स का स्वागत करने में मुझे खुशी हो रही है। सबसे पहले प्रोफेसर रेमस लुपिन, जो गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर के खाली पद को भरने के लिए कृपापूर्वक तैयार हो गए हैं।
कुछ ही लोगों ने बेमन से तालियां बजाई, लेकिन उन लोगों ने जमकर तालियां बजाई जो प्रोफेसर लुपिन के साथ उनके कंपार्टमेंट में बैठे थे, और हैरी उनमें से एक था। सबसे अच्छे कपड़े पहने बाकी टीचर्स के पास बैठने के कारण लुपिन के कपड़े और भी खराब दिख रहे थे। स्नेप की तरफ देखो, रॉन ने फुसफुसाकर हैरी के कान में कहा। जादुई काढ़े के टीचर प्रोफेसर स्नेप स्टाफ टेबल पर प्रोफेसर लुपिन को घूर रहे थे। सब जानते थे कि स्नेप गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन उनसे नफरत करने वाला हैरी भी उस भाव से चौंक गया जो इस समय उनके दुबले पीले चेहरे पर था। ये गुस्से से भी ज्यादा बुरा भाव था, ये घृणा थी, नफरत थी। हैरी इस भाव को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि स्नेप जब भी हैरी को देखते थे उनके चेहरे पर यही भाव रहता था। जब प्रोफेसर लुपिन के स्वागत में बजने वाली छोटी मोटी तालियां रुक गई तो डंबलडोर बोले, अब हमारे दूसरे नए टीचर के बारे में। अफसोस बात है कि जादुई प्राणियों की देखभाल के टीचर प्रोफेसर केटलबर्न पिछले साल के अंत में रिटायर हो गए, ताकि बचे कुछ ही समय में अपने बचे हुए अंगों का आनंद ले सके। बहरहाल मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि उनकी जगह और कोई नहीं बल्कि रूबियस हैग्रिड आ रहे हैं, जो अपने गेम कीपिंग के कर्तव्य के अलावा पढ़ाने को भी तैयार हो गए हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी स्तब्ध थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और जमकर तालियां बजाने लगे। गरुड़द्वार की टेबल पर सबसे ज्यादा तालियां बज रही थी। हैरी हैग्रिड को देखने के लिए आगे झुका। हैग्रिड का चेहरा लाल पड़ गया था और वो अपने बड़े हाथों को घूर रहा था। उसकी चौड़ी मुस्कान उसकी काली दाढ़ी में छिप गई थी। हमें पता होना चाहिए था। रॉन ने टेबल पर मुक्का मारा। काटने वाली किताब और ऑन कोर्स में रख सकता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने सबसे अंत में तालियां बजानी बंद की। जब प्रोफेसर डंबलडोर ने दोबारा बोलना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि हैग्रिड टेबल क्लॉथ से आंखें पोंछ रहा है। मुझे लगता है असली महत्व की बात यही है, तो दावत शुरू करें, डंबलडोर ने कहा। उनके सामने रखी सुनहरी प्लेटों और प्यालों में अचानक खाने पीने की चीजें आ गई। हैरी को अचानक याद आया कि उसे कितनी भूख लगी है। वो जितना ले सकता था उसने लिया और खाने में जुट गया। दावत के सभी व्यंजन काफी जायकेदार थे। हॉल में बातों, हंसी और छुरी कांटे की आवाजें गूंज रही थी। बहरहाल हैरी, रॉन और हरमाइनी चाहते थे कि दावत जल्दी खत्म हो जाए ताकि वो हैग्रिड से मिल सके। वो जानते थे कि उसके लिए टीचर बनना कितना मायने रखता है। हैग्रिड पूरी तरह योग्य जादूगर नहीं था। उसने हॉगवर्ट्स में 3rd ईयर में एक ऐसे अपराध के लिए निकाल दिया गया था जो उसने किया ही नहीं था। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने पिछले साल ही हैग्रिड के नाम पर लगे कलंक को धो दिया था। आखिरकार पंपकिन पाई के बचे हुए एक और सुनहरी प्लेटों से गायब हो गए। इसके बाद डंबलडोर ने कहा, अब सबके बिस्तर पर जाने का वक्त हो गया है। उस समय उन्हें मौका मिल गया। टीचर्स की टेबल पर पहुंचकर हरमाइनी चकी, बधाई हो प्रोफेसर हैग्रिड, सब कुछ तुम तीनों की बदौलत ही तो हुआ है। हैग्रिड ने रुमाल से अपने चमकते चेहरे को पोंछते हुए कहा, हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। डंबलडोर महान है। जब प्रोफेसर केटलबर्न ने जाने की बात की तो डंबलडोर सीधे हमारे पास आए। हम हमेशा से यही चाहते थे। भाव विवल होकर उसने रुमाल में चेहरा छुपा लिया और प्रोफेसर मैगोनागल ने उन्हें वहां से भगा दिया। हैरी, रॉन और हरमाइनी गरुड़द्वार के बाकी बच्चों के साथ संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वो बहुत थके हुए थे। फिर वो गलियारों से होकर गुजरे और कई सीढ़ियां चढ़े। आखिरकार वो गरुड़द्वार के छिपे हुए प्रवेश द्वार के सामने आ गए। गुलाबी पोशाक में एक मोटी औरत की बड़ी तस्वीर ने पूछा, पासवर्ड? आ रहा हूँ। पर्सी भीड़ के पीछे से चिल्लाया, नया पासवर्ड है, फॉर्चूना मेजर। ओ नहीं, नेविल लॉन्गबॉटम ने दुखी होकर कहा। पासवर्ड याद करने में उसे हमेशा दिक्कत होती थी। वो तस्वीर के छेद से निकलकर हॉल के पार गए। इसके बाद लड़कियां और लड़के अपनी अलग अलग सीढ़ियां चढ़ने लगे। हैरी गोलाकार सीढ़ी पर चढ़ गया। उसके दिमाग में एक ही विचार था, वो यहाँ वापस लौटकर बहुत खुशी में था। वो अपने परिचित गोलाकार कमरे में पहुंचे जिसमें 5 मसहरीदार पलंग थे। हैरी ने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ जैसे आखिरकार अब वो घर आ गया है।